हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास का आज हम लोग का 76वां एडिशन है। 75 एपिसोड हम लोग के हो चुके हैं। इन 75 एपिसोडों में इतिहास के बहुत बड़ी एक हिस्से का हम लोगों ने अध्ययन किया। शुरुआत से लेकर आधुनिक काल तक हम लोग चले, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। फ्रीडम मूवमेंट के बाद बताया कि और भी कई सारी चीज़ें थी हमारे इतिहास में जिसे हम देखते हैं। खासतौर पर जो पुनर्जागरण का काल था, रेनेसां था। पिछले 4 वीडियोज़ से हम लोग पुनर्जागरण के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आधुनिक शिक्षा थी, आधुनिक सोच थी, उस आधुनिक शिक्षा और आधुनिक सोच ने हमारे धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जो पुरानी मान्यताएं थी, उन पर करारा प्रहार किया और पुनर्जागरण के दौरान धर्म सुधार के प्रयास की, जिसमें अलग अलग धर्म सुधारकों का योगदान रहा, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे ऐसे बहुत सारी विभूतियाँ रहीं। और केवल हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म के साथ मुस्लिम धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, अन्य धर्मों में भी सुधार का काम हुआ। अब हमारे देश में जो धर्म है, धर्म के साथ समाज इतना गुथा हुआ है, धर्म और समाज एक दूसरे में बुरी तरीके से गुथे हुए हैं। तो अगर धर्म में समस्या है, धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, कुछ बुराइयाँ आ गई हैं, तो उसके साथ साथ समाज में भी कई सारी कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ थीं पहले भी, आज भी मौजूद हैं। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पुनर्जागरण में जो धर्म सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार भी शुरू हुआ, सोशल रिफॉर्म। तो धर्म सुधार और समाज सुधार दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ मौलिक अंतर थे। इसलिए हम लोग पहले धर्म सुधार को देखें। आज हम लोग बातचीत करेंगे समाज सुधार की। इसी पुनर्जागरण के अंतर्गत कैसे हमारा जो समाज था उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। खासतौर पर हिंदू धर्म में जो सुधार हुए उसमें लगभग शुरुआती दौर के वही जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे युवक थे, उन्हीं लोगों ने शुरुआत की थी। लेकिन इसमें थोड़ी समस्याएं अलग थी। हिंदू समाज में जो बड़ी समस्या थी, एक महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या थी, स्त्रियों की दशा बड़ी गंभीर थी। अब स्त्रियों से जुड़े हुए जो अनेक समस्याएं हम लोग देखते हैं, जिसमें बाल विवाह है, तो सती प्रथा है, तो शिशुवध प्रथा है, तो पर्दा प्रथा है, तो दहेज व्यवस्था है, तो बहुपत्नी व्यवस्था है। तो ये सारी जो ढेर सारी प्रथाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, ये सब महिलाओं की स्थिति को बिल्कुल बुरी कर चुकी थी। भारत में महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी। बहुत कम उम्र होने पर शादी कर दी जाती थी और अगर पति की मृत्यु हो गई तो विधवा हो जाती थी। अब विधवाओं की स्थिति इतनी नरक थी, इतनी दयनीय स्थिति होती थी कि उनका बाल जो है कि मूंद दिया जाता था, घर के पिछले हिस्से पर अंधेरे में बिल्कुल रखा जाता था, एक सफ़ेद वस्त्र पहना के पूरी ज़िंदगी उनकी गुजार दी जाती थी। तो उससे अच्छा हो कि सती करा दे तो सीधे जिंदा जला दिया जाता था। तो इस तरीके से, और पहली बात तो उनको जन्म लेने में भी दिक्कत थी। राजपूतों में एक समस्या थी, जो शिशुवध का जो समस्या थी, जिसमें बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इतनी लायबिलिटी मानी जाती थी, इतनी महिलाओं को लेकर इतनी कुरीतियाँ थी, इतनी समस्याएं थीं कि लोग चाहते ही नहीं थे कि लड़की पैदा हो, और पैदा हो गई तो मार के फेंक दिया इसको। तो ये सारी समस्याएँ हमारे देश में बहुत सारी रही हैं, बहुत व्यापक पैमाने पर रही। तो इसी को सुधारने का प्रयास किया हमारे समाज सुधारकों ने। अब ये जो समाज सुधार था, इसको इतिहास के 3 प्रारूपों में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसकी जो पहली अवस्था थी, जो सबसे शुरुआती दौर था, तो पहली अवस्था जो था, इस सुधार की जो शुरुआत थी वो व्यक्तिगत रूप से शुरू हुई, पर्सनली शुरू हुई। एक व्यक्ति ने शुरू किया, उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने इसको पर्सनली लिया, हालांकि उनको पर्सनली समस्या भी थी, इसलिए इन्होंने पर्सनली लिया और व्यक्तिगत प्रयासों से इस सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने कुठार करना शुरू किया। समाज की जो मान्यताएं थी उसे विरोध करना शुरू किया। एक तरीके से कहा जाए सामाजिक विद्रोह राजा राम मोहन राय ने ही शुरू किया था, कि वो लड़ रहे थे सीधे। तो ये जो पहली अवस्था हमारे देश में समाज सुधार की शुरू हुई, वो व्यक्तिगत प्रयासों से शुरू हुई और जिसे शुरू किया राजा राम मोहन राय। फिर दूसरी जो इस अवस्था शुरू हुई वो 1850 के आसपास शुरू होती है, जब समाज सुधार को राष्ट्रीय रूप, यानी एक व्यक्ति ने नहीं लेके संस्था बना के और पूरे राष्ट्रीय रूप प्रदान किया गया, जिसमें बहराम जी मालाबारी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहराम जी मालाबारी ने इन समस्याओं को क्षेत्रीय के बजाय राष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया। और जो तीसरी अवस्था शुरू होती है, जब 3rd स्टेज आता है, तो इस समाज सुधार को राष्ट्र की आत्मा से जोड़ दिया जाता है कि राष्ट्र आगे तभी बढ़ेगा जब हमारा समाज सुधरेगा, हमारे समाज में स्त्रियों की दशा सुधरेगी, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर किया जा सके। इसमें हमारे जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे, स्पेशली जो गरम दर के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, जिसमें तिलक वगैरह की बड़ी भूमिका थी। तिलक थे, ये बिपिन चंद्र पाल थे। तो इन लोगों ने समाज सुधार में बहुत ही क्रांतिकारी योगदान दिया। तो ये लोग जो थे, समाज सुधार को राष्ट्र से इन्होंने जोड़ दिया। तो ये जो तीसरा दौर चला, तो इसमें जो इसका विस्तार था बहुत व्यापक हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार चौथे दौर की भी व्याख्या करते हैं कि जब महात्मा गांधी जुड़ते हैं,
तो महात्मा गांधी ने समाज सुधार को एक पुनर्जीवन, हमारे देश के पुनर्जीवन से इसको जोड़ा और समाज सेवा, स्वतंत्रता संग्राम, इन सारी चीज़ों को वो एक साथ लेके चले। एक आदर्श समाज बनाने की, एक आदर्श समाज की स्थापना का भी प्रयास उन्होंने किया। तो जब गांधी जी आते हैं तो इसको समझिए कि पूरा राष्ट्रव्यापी रूप प्रदान होता है और इसको सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलती है कि सुधार होना चाहिए। पहले तो ये था कि सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलना मुश्किल है, कि सुधार होना भी चाहिए था। हिंदू धर्म की एक जो प्राचीन मान्यता है कि भाई हमें कोई नहीं छुए, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, हमारी मान्यताओं पर कोई प्रहार न करे। जैसे बहुत से लोग होंगे कहेंगे हम लहसुन नहीं खाएंगे, बहुत से लोग कहेंगे प्याज नहीं खाएंगे। अब लहसुन प्याज खाना, कोई खाना या न खाना, कोई वैज्ञानिक इसका तर्क नहीं है। बस कहीं किसी ने कह दिया कि भाई हमारे धर्म है कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे या बृहस्पतिवार को फलाना चीज़ नहीं खाएंगे, ये सब कोई बात नहीं होती। तो समाज उसके लिए तैयार नहीं था। गांधी जी ने कहा जो सफलता रही इस समाज सुधार को लेके कि इन्होंने समाज को तैयार किया कि आप सुधरिए। कुरीतियों पर प्रहार के साथ साथ समाज को भी तैयार करना होगा कि समाज इस बात को लिए स्वीकार करे कि हाँ हमें सुधरना है। तो ये जो चौथी अवस्था थी वो गांधी जी से जुड़ी हुई। खैर एक एक करके हम इन समाज सुधारों पर जो कौन कौन सी समस्याएं थी उसके निदान के लिए क्या क्या कदम उठाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और किन किन एक्ट से किस तरीके से इसको समाप्त किया गया। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे समाज में पहले महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो जिसमें महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं में जैसे बताया था कि सती प्रथा थी, तो शिशुवध थी, तो बाल विवाह था, तो विधवाओं की स्थिति थी। तो इसमें सबसे प्रमुख जो और सबसे भयानक समस्या थी वो सती प्रथा थी। तो जो सती प्रथा थी ये भारत की प्राचीन मान्यताओं में से आता है और इसमें सबसे पहले हमारा एक जो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो महाभारत में सबसे पहले इस सती प्रथा का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है कि जब पांडु की मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी रहती है माद्री सती हो जाती हैं। तो माद्री का सती होना हमारे यहाँ साहित्य में सबसे पुराना उल्लेख माना जाता है सती व्यवस्था का। और फिर एक अभिलेख मिलता है एरण अभिलेख 510 ईस्वी का। तो वो 510 ईस्वी का गुप्तों के काल का था वो एरण अभिलेख। तो उसमें बताया जाता है कि गुप्तों के एक सेनापति था गोपराज के हुड़ों के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गोपराज की पत्नी आती है और अपने पति के साथ सती हो जाती है। तो सती का पहला अभिलेख साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है और वहीं से सती के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि सती व्यवस्था जो थी जैसा हमारे साहित्यों में या जैसा अभिलेखों में इसको महिमा मंडित किया गया था वैसा होता नहीं था, होता था कुछ अलग सीन होता था। और इसके बारे में जो सटीक सूचना, सटीक जानकारी हमें मिलती है वो विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है जो फॉरेन ट्रेवलर्स हमारे यहाँ आए। विदेशी यात्री का मतलब है जैसे चीनी यात्री आए, यूनानी यात्री आए। तो इन चीनी और यूनानी यात्रियों ने, खासतौर पर चीनियों ने, इन सती प्रथा का बिल्कुल आंखों देखा वर्णन लिखा। किस तरीके से विदेशी यात्रियों ने देखा कि भाई कैसे सती प्रथा होती थी। तो वो बताते हैं कि जब किसी स्त्री के पति की मौत हो जाती है तो जो उसकी पत्नी विधवा होती है बहुत जोर जोर से रोना चीखना शुरू करती है कि हम भी मर जाएंगे, हम भी पति के साथ जाएंगे, हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, हम भी पति की सेवा करेंगे, 7 जन्मों तक पति का साथ देंगे। तो जब वो ऐसा कहती थी इसी बात को लोग सीरियसली ले लेते थे कि सही कह रही है कि पति के बिना कैसे जिंदा रहेगी। लेकिन बाद में मूड न बदल ले कि नहीं मरेंगे। तो जैसे ही औरतें रोना पीटना शुरू करती थी तुरंत उन सबों को भांग धतूरा खिला दिया जाता था, मुंह में उनके ठूस दिया जाता था। तो भांग धतूरा खिलाने से क्या होता था, वो नशे में आ जाते थे और नशे में मूड बन जाता है। एक बार ऐसा होता ना, मूड बन गया तो मूड बन गया मरने का तो मरना। तो मूड बना देते थे उनका कि हाँ, और चढ़ाते थे कि हाँ बिल्कुल सती की तरीके जाओगे, 7 जन्मों तक पति का साथ रहेगा, मंदिर बनेगा, ये होगी वो होगी देवी। और चढ़ा के उनको जिंदाबाद करते हुए लेके पति की चिता पर जिंदा बैठा दिया जाता था। फिर उसके बाद चारों तरफ से धुआं किया जाता था, लाठी डंडे लोग लेके तैयार रहते थे और पति की चिता में धीरे से आग लगाई जाती थी ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ। और जब पति की चिता में आग लगाई जाती थी शुरुआत में उन सबों को पता नहीं चलता था क्योंकि वो नशे में होती थी। लेकिन जब अग्नि की लपटें खुद उनके शरीर तक पहुंचती थी, जब उनके शरीर तक अग्नि की लपटें पहुंचती थी तब सारा पति का पैर धुआं हो जाता था। तो फिर उससे भागने की कोशिश करते थे। तो उस स्थिति के लिए बाकी लोग लाठी डंडा लेके तैयार रहते थे कि एक बार कमिटमेंट कर दिया है अब मार के ही छोड़ेंगे। और लाठियों से ज़बरदस्ती हाथ पैर तोड़ के वापस पति की चिता पर फेंक दिया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था। उसकी चीखें दूर तक सुनाई न दें इसलिए ढोल नगाड़े के साथ खूब आवाज़ें की जाती थी।
तो ये जो भयानक आंखों देखा वर्णन था, जैसे एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, आमिर खान की, मंगल पांडे द राइजिंग, तो इस मंगल पांडे द राइजिंग में एक अमीषा पटेल का जो रोल रहता है वो सती वाला ही रोल रहता है। उस फिल्म में भी दिखाया कि वो आती है, पति की चिता बैठी रहती है, जब आग की लपटें उसके शरीर तक पहुंचती है तब वो भागना शुरू करती है, लेकिन पिक्चर में आगे हीरो बजा लेता है, रियल लाइफ में हीरो आते नहीं थे, जला दिया जाता था। तो ये जो भयानक प्रथा होती थी, और जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो ये प्रथा अपने आप में बड़ी, लोग स्त्रियों की सुरक्षा, खासतौर पर विधवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगे और सती के लिए प्रेरणा देने लगे। सती का मतलब होता है पवित्र, प्योर, तो पवित्र स्त्री, ताकि जो पति के लिए 7 जन्मों तक उसकी सेवा करने को तत्पर रहे। तो ये सती प्रथा बहुत भयानक रूप से चल रही थी। इसको रोकने का प्रयास, हालांकि जब बंगाल में ये गवर्नर जनरल थे, कॉर्नवालिस था, मिंटो था, हेस्टिंग्स था, स्पेशली कॉर्नवालिस ने इसको रोकने के बहुत प्रयास किए और ये कहा कि भाई इसे नहीं हो, ज़बरदस्ती किसी को नहीं जलाया जाना चाहिए, भाई खुद से तो नहीं जलती, ज़बरदस्ती किसी को नहीं जलाया जाना चाहिए। और उसने क्या किया था कॉर्नवालिस ने कि जो सती व्यवस्था होती थी, तो ये व्यवस्था कि भाई जब जिस समय सती हो तो उस समय पुलिस के अफसर वहाँ पर मौजूद हों और वो ये देखें कि ज़बरदस्ती तो नहीं जलाया जा रहा। अगर कोई स्त्री खुद से जलना चाहती हो तब तो आप जलाइए, लेकिन ज़बरदस्ती हाथ पैर तोड़ के उसको जला देना ये गलत। लेकिन अब ये भी प्रयास बहुत सीमित था कि आप जलने के लिए वहाँ पर पुलिस अफसर अपॉइंट करें, अगर खुद से कूद जा रही है तो ठीक, ज़बरदस्ती फेंका जा रहा है तो गलत। तो इनके प्रयास बहुत सीमित थे। बहुत जोरदार जो प्रयास हुआ वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ, और राजा राम मोहन राय ने भी ऐसे प्रयास नहीं शुरू किया था। हुआ ये था कि जब राजा राम मोहन राय के एक बड़े भाई थे, तो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो राजा राम मोहन राय की भाभी जी को उनकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती सती कराया गया। भाभी जी को ये अपने बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब भाभी जी को सती करा गया तो इस बात से बहुत दुखी हुए और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हीं के आंदोलनों को सफलता मिली और 1829 के एक्ट के रूल 17 10/5/15/217 रूल 17 से सती प्रथा का अंत कर दिया गया, सती प्रथा समाप्त कर दी गई। और ये जो सती प्रथा समाप्त हुई, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई जरूर, लेकिन विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था जिसने इसको मंजूरी दी थी। पहले ये 1829 में ये बंगाल के लिए लागू हुआ था, फिर बाद में 1800 बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अंग्रेजों 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बे और मद्रास, तो पहले 1829 में ये जो नियम 17 था ये बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए था, फिर बाद में 1830 में इसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी लागू किया गया और सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा को अगर आप सती कराते हैं तो मानव हत्या के बराबर की सज़ा, कल्पेबल होमिसाइड माना गया और मानव हत्या के बराबर की सज़ा इसमें मुकर्रर की गई। सती कराते हैं तो मानव हत्या का इसमें दंड लगेगा। तो रोकने का प्रयास किया, हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएँ बाद में भी होती रही थी। और आपको बता दें कि सती प्रथा को जब रोका गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, तो कुछ हमारे समाज में जो लोग थे वो सती का समर्थन भी कर रहे थे, जिसमें राधा कांत देव थे। राधा कांत देव ने 1830 में एक संस्था बनाई थी, धर्म सभा, राधा कांत देव की थी। और ये जो धर्म सभा बनाई गई थी ये सती के समर्थन में थे। उनको लगता था कि सती का जो मैटर है ये हमारा पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत मामला है, इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वो बाकायदा सती का समर्थन करने लगे थे। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी और जो बड़ी समस्याएं थीं, जिनमें एक बड़ी समस्या थी विधवा विवाह या विधवा का पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। तो ये जो विडो रीमैरिज थी ये हमारे समाज की एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो हिंदू मैरिज है, हिंदू विवाह होता है, तो हिंदू सोसाइटी जो है, हिंदू सोसाइटी में जो विवाह है, जो मैरिज है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। जैसे हम मुस्लिम मैरिज अगर आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह या क्रिश्चियन मैरिज, तो मुस्लिम विवाह में विवाह एक एग्रीमेंट, एक समझौता है, लिखत पढ़त के साथ होता है, सिग्नेचर होता है, उसमें मेहर की रकम फिक्स की जाती है। तो जब समझौता होता है, अगर एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट टूट सकता है, लेकिन हिंदू विवाह एक समझौता नहीं है। हिंदू विवाह कहा जाता है एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है। एग्रीमेंट टूट सकता है, इंस्टीट्यूशन नहीं टूट सकता। यानी समझौता, मुस्लिम विवाह आसानी से टूट सकता है, विवाह विच्छेद का कॉन्सेप्ट, तलाक 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 खत्म, अब तो खैर उसको भी खत्म कर दिया, लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो टूटेगा।
लेकिन हिंदू सोसाइटी में जो मैरिज था वो एक इंस्टीट्यूशन था, संस्था थे, और संस्था नहीं टूट सकती। तो इसीलिए जब टूटेगा नहीं तो फिर से जुड़ेगा नहीं। तो जब विवाह विच्छेद नहीं है, यानी तलाक का प्रावधान नहीं है, तो पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो जो रिमैरिज है हमारे समाज की, ये आज भी एक बड़ी समस्या है। समाज सुधारकों ने इस पर बहुत सारा काम किया, लेकिन स्पेशली जो विडो रिमैरिज है, पुरुष की अगर किसी पत्नी की मौत हो जाती है तो वो दोबारा शादी करता है, आप समाज में देखते होंगे। लेकिन अगर किसी महिला के पति की मौत होगी, वो दोबारा शादी कर ले, ये बहुत रेयर है। आज भी हमारे समाज के लिए विडो रिमैरिज, विधवा पुनर्विवाह एक मेजर इशू है, समस्याएं हैं इसको लेकर। तो इस विधवा का जो पुनर्विवाह था, जो रिमैरिज था, इसके लिए हमारे कई सारे समाज सुधारकों ने काम किया, जिसमें सबसे प्रमुख रहे 4 लोग थे जिनका नाम लिया जाता है, जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर थे, D.K. कर्वे थे, वीरेशलिंगम थे और विष्णु शास्त्री पंडित थे। तो इन 4 लोगों ने स्पेशली विधवा पुनर्विवाह को लेकर, विडो रिमैरिज को लेकर काम किया, जिसमें सबसे प्रमुख काम था ईश्वरचंद का। ईश्वरचंद विद्यासागर, ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे बंगाल के थे, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारा काम किया। और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे, और इन्होंने ही प्रयास किया था। और सबसे पहले 1855-56 में इन्होंने 25 विधवाओं की, 25 जो विडोज थी, 25 विधवाओं की शादी कराई थी। और फिर 1855 में इन्होंने उस समय की जो एलीट क्लास की सोसाइटी थी, उनके लोगों से एक समर्थन जुटाना शुरू किया, और लगभग 984 लोगों का सिग्नेचर होता है ना, कि एक लेख लिखते हैं, उस पर लोग साइन करते हैं कि हम ये समर्थन चाहते हैं। तो एक 984 लोगों उसके हस्ताक्षर से युक्त याचिका ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी थी कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था ख़त्म हो, और देश के ज़्यादातर बहुत सारे लोग चाहते हैं। और इनके इस मांग के समर्थन में वर्धमान के जो राजा थे, राजा महताब चंद थे, नाडिया के राजा थे राजा श्रीचंद। तो राजा महताब चंद और राजा श्रीचंद ने भी इस जो ईश्वरचंद विद्यासागर के समर्थन में अपनी याचिका रखी और अपील की कंपनी की तरफ। तो ईश्वरचंद विद्यासागर की अपील का असर हुआ, और उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था डलहौजी, डलहौजी ने क्या किया कि 26 जुलाई 26 जुलाई 1856 में एक एक्ट पास किया, विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। तो डलहौजी ने ही इस एक्ट को स्वीकार किया था, विडो रिमैरिज एक्ट पास करवाया। इसमें विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। पहले कानूनी मान्यता नहीं थी, फिर इसी एक्ट में कहा गया कि अगर विधवा शादी करती है तो लीगली वो वैलिड होगा, कानूनी रूप से मान्य होगा। तो इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ये पूरा इन्हीं की देन थी, विडो रिमैरिज एक्ट। इसके अलावा दूसरे जो बड़े क्रांतिकारी विचारक थे, D.K. कर्वे। तो जो D.K. कर्वे थे, इन्होंने क्रांतिकारी जैसे ये कहने के लिए नहीं थे, करने के लिए भी थे। और ये D.K. कर्वे जो थे फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सबसे पहला काम इन्होंने किया कि खुद पहले एक ब्राह्मणी विधवा से शादी की। 1893 में खुद उन्होंने एक विधवा से जब शादी की और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि इसका विरोध इनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा अपने परिवार की तरफ से, लेकिन ये माने नहीं और विधवा ब्राह्मणी से इन्होंने शादी की 1893 में। फिर इन्होंने क्या किया कि 1899 में एक विधवा आश्रम बनाया। ठीक, विधवा आश्रम, ये जो इनका विधवा आश्रम बना, पुणे में बना था। तो विधवा आश्रम किसने बनाया था? सबसे पहले D.K. कर्वे ने बनाया था। फिर इन्होंने 1906 में महिलाओं की शिक्षा जुड़े पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया बॉम्बे में। 1906 वुमेन्स यूनिवर्सिटी, महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे में बनाया। ठीक, और ये पहला हमारे देश में वुमेन्स के लिए जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो यही थी। तो D.K. कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इन्होंने ही सबसे अधिक क्रांतिकारी काम किया था महिलाओं की शिक्षा के लिए। इसके अलावा दक्षिण में भारत में वीरशैलिंगपुल
वीरेशलिंगम पुंतलू थे। तो वीरेशलिंगम पुंतलू ने भी दक्षिण भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। और एक और आपको नाम बताया था विष्णु शास्त्री पंडित। तो विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में किया गया था विधवा पुनर्विवाह सभा, विडो रिमैरिज एसोसिएशन, ये इन्होंने बनाया था 1850 में। ठीक है, तो ये जो विडो रिमैरिज एसोसिएशन था या विडो रिमैरिज एक्ट था, इसमें जो विधवाओं की स्थिति के लिए यही 4 लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। अब इसमें एक और बड़ी समस्या थी इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। तो अंतरजातीय विवाह और जो विधवा पुनर्विवाह था, इसको मान्यता देने के लिए 1875 में एक एक्ट पास किया गया था, 1875, ब्रह्म मैरिज एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मैरिज एक्ट 72 का था, 1872 का। तो 1872 में जो ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हुआ, इसी ब्रह्म मैरिज एक्ट से अंतरजातीय विवाह जो हुआ करता था, जो इंटरकास्ट मैरिज था, उसको कानूनी मान्यता मिल गई। पहले इंटरकास्ट मैरिज को जो लीगल नहीं था, और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता पहले ही मिल चुकी थी। तो इस विधवा पुनर्विवाह से हमारे 2 एक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, किसके समय में? डलहौजी के समय में। और दूसरा था 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट, उस समय गवर्नर जनरल था नॉर्थब्रुक। ठीक, चलिए अब महिलाओं से जुड़ी हुई एक और समस्या थी बाल विवाह। हालांकि बाल विवाह तो महिलाओं के साथ साथ भाई लड़कों की भी शादी होती थी कम एज में। तो बाल विवाह के लिए ये जो बाल विवाह था, ये प्रारंभ से ही भारत में था, और इसको भी रोकने का जो सबसे ज़्यादा प्रयास हुआ बाल विवाह का, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसको रोकने का प्रयास किया। और इन्हीं के प्रेशर में, सबसे पहली बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ही प्रेशर में, दबाव से लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष फिक्स की गई। ठीक है, तो 10 वर्ष मिनिमम फिक्स की गई थी। हालांकि 10 वर्ष भी बहुत कम था। अगर 10 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करते हैं तो अपने आप में एक अपराध होगा, एक क्राइम होगा। हालांकि 10 वर्ष भी बहुत कम नहीं था, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। बाद में इन लोगों ने प्रयास किया और इसके लिए 3 एक्ट पास हुए थे ये बाल विवाह के लिए। पहला था सिविल मैरिज एक्ट, सिविल एक्ट। तो ये जो सिविल मैरिज एक्ट था, इस सिविल मैरिज एक्ट, ये भी 1872 का था। ये इसी को ब्रह्म मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है, या इसी को नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। ठीक, नेटिव मैरिज एक्ट। अब इस नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष, फॉर गर्ल्स 14 ईयर्स, और लड़कों के लिए 18 साल किया गया न्यूनतम आयु, मिनिमम। ठीक, और इसी जो सिविल मैरिज एक्ट आया था, इसी सिविल मैरिज एक्ट से जो बहुपत्नी प्रथा थी, यानी एक साथ लोग कई सारी शादियां करते थे, तो बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो बहुपत्नी प्रथा किस एक्ट से समाप्त हुआ था? सिविल मैरिज एक्ट से इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो दूसरा बाल विवाह के रूप में, बाल विवाह के लिए जो एक्ट बना था, वो बना था 1892 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, इसको सम्मति आयु अधिनियम कहा जाता है। ये सम्मति आयु अधिनियम BM मालावारी के ही प्रयासों से पास हुआ था, और इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट में कहा गया था कि इसमें लड़कियों के लिए जो न्यूनतम आयु होगी विवाह की, वो 12 वर्ष होगी। हालांकि जो उस समय के प्रोग्रेसिव हमारे लीडर थे तिलक ने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था, सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था, क्योंकि तिलक का कहना था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, इसमें जो मिनिमम एज फिक्स की गई लड़कियों की, वो ठीक नहीं। उनका भी यही कहना था कि जो शादी है, विवाह है, ये सिविल कानून है और व्यक्तिगत है, ये पर्सनल है, इसमें सरकार को कानून बना के इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। ठीक, चलिए, तो ये थी कुछ बाल विवाह से जुड़ी हुई कुछ खास बातें।
इसके अलावा और भी समाज में कई सारी समस्याएं थीं, जिसमें एक प्रथा हुआ करता था शिशुवध। शिशुवध भी बेसिकली लड़कियों से ही जुड़ा हुआ था, महिलाओं से जुड़ा हुआ था कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। स्पेशली राजपूतों में ये प्रथा प्रचलित थी और पंजाब में सिख, और ऐसा नहीं कि छोटे जो निचले तबका वर्ग है, लोअर क्लास है, वही अपर क्लास में भी, हायर क्लास में भी ये समस्या थी। जैसे जो पंजाब के सिख राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने भी अपनी कई पुत्रियों को बोरे में भर के नदी में बहा दिया था। खुद जो उनके बेटे थे दलीप सिंह ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने खुद अपने पिता को, अपनी बहनों को बोरे में भर के नदी में प्रवाहित करते हुए देखा है। तो ये प्रथा बहुत तेज चलती थी। सबसे पहले 1795 में जॉन शोर था बंगाल में, तो 1795 में जॉन शोर ने बंगाल में इसको रूल 21 के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया। 1795 के रूल 21, तो जॉन शोर ने इसको बंगाल में प्रतिबंधित किया, इसको रोकने का प्रयास किया। फिर बाद में 1802 में वेलजली वायसराय हुआ करता, गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो वेलजली ने 1802 की धारा 6 में 1802 के सेक्शन 6 में इसको बैन किया और कहा कि जो शिशु हत्या होगी, शिशुवध होगा, वो एक साधारण हत्या की भांति, यानी जो नॉर्मल आपका मर्डर होता है उसके भांति अपराध माना जाएगा। और उसको वेलजली ने पूरी तरीके से बंगाल में इसको बैन कर दिया। बाद में पूरे भारत में इस शिशुवध प्रथा को बैन किया, जो स्पेशली लड़कियों से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा और भी कई कुप्रथाएं थी हमारे समाज में। जैसे एक प्रथा थी नरबलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो जो नरबलि की प्रथा थी, यानी सीधे इंसानों की ही बलि दी जाती थी, ये कई हिस्सों में भारत में प्रचलित थी। और सबसे जो पॉपुलर थी नरबलि प्रथा, वो उड़ीसा में पॉपुलर थी। उड़ीसा में एक जनजाति, एक ट्राइब है खोंड, उसमें बहुत बाद समय तक प्रचलित थी। तो इस नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए जो गवर्नर जनरल था हार्डिंग ने कैम्बल को नियुक्त किया था, और कैम्बल ने 1844-45 तक इसको समाप्त कर दिया था। 1844 टू 1845 तक कैम्पबेल, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग। इस नरबलि व्यवस्था को समाप्त करवा दिया पूरी तरीके से, हालांकि समाप्त नहीं हुआ, थोड़े थोड़े रूप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता रहा था। इसके अलावा जो एक दो और समस्या थी, कि एक समस्या थी दास प्रथा, स्लेवरी। दासता भारत में उस तरीके की समस्या नहीं थी जैसे कि यूरोपीय देशों में थी। यूरोपीय देशों में क्या था कि भाई वहाँ पर नौकरों को जंजीरों से जकड़ा जाता था, गुलामी करवाई जाती थी, उनको जानवर समझा जाता। जबकि अंग्रेजों ने खुद भारत में इस बात की तारीफ की कि यहाँ पर जो दास थे इनकी स्थिति अच्छी थी, घर में ही रहते थे, मालिक के जैसे नौकर होते थे, मालिक के घर में ही रहते थे। जो मालिक खाना खाता था वही दास को खिलाया जाता था, जो मालिक के पुराने कपड़े होते थे वही दास पहनते थे। तो मालिक दासों को अपने बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। और दक्षिण भारत में जो दास होते थे, जो नौकर होते थे, वो घरेलू काम नहीं, वो खेती बाड़ी में उन दासों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और भारत में दासों की स्थिति यूरोपीय दासों की तुलना में अच्छी थी, हालांकि फिर भी थी। अब गलत चीज़ है तो इसको भी रोकने का प्रयास किया। और सबसे पहले कॉर्नवालिस ने इसके लिए प्रयास किया था। 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। 1789 दास व्यापार पर रोक किसने लगाया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, 1789 में। और जो दूसरा और अंतिम प्रयास किया इस दासता को रोकने का, वो 1843 में हुआ। 1843 में एलन बरो ने इसको सीधे सीधे पूरी तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया। 1843 एलन बरो। तो एलन बरो ने दास प्रथा को भारत से पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया। हालांकि बहुत सारे शासकों ने शुरुआत से ही भारत में दास प्रथा के खिलाफ काम किया था। जैसे अकबर के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो अकबर ने भी दासता के विरोध में दास प्रथा के स्लेवरी पर रोक लगाया था। और जो तुगलक था, तो तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी दासता को रोकने का प्रयास किया था, हालांकि थोड़े बहुत रूप में चल रही थी। क्लियर? अभी भी चल रही है, नौकरी तो चली रही है, लेकिन वो जो होता था खरीद बिक्री वाला, जो गुलामों की तरह रखा जाता था, बेगार कराया जाता था, ये सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई।
एक और उस समय हमारे यहाँ समस्या चला करती थी जिसको कहा जाता था ठगी प्रथा। ठग हुआ करते थे। तो जो ठग हुआ करते थे, तो ठगों का मतलब जैसे हम लोग लेते हैं कि आजकल के जो ठग होते हैं तो बोलते हैं ना पैसा ठग लिए उल्टी गो ठगी प्रथा। तो जो ठगी प्रथा हुआ करती थी, ठगों में क्या होता था कि जो ठग होते, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं ना बेवकूफ़ बनाना, ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने के ठग बड़े तगड़े होते थे। पहले क्या होता था कि इन ठगों का 100, 150, 125 लोगों का पूरा ग्रुप होता था, समूह होता था, वो लोग काम करते थे। तो ठगी का जो दमन हुआ, तो उस ठगी का दमन करने के लिए उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने एक नियुक्ति की थी कर्नल स्लीमैन को। 1830 तक कर्नल स्लीमैन ने किसका दमन किया था? ठगों का। और उसको अपॉइंट किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा समाप्त हुई थी, तो विलियम बेंटिक के समय। किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने किया था। तो कर्नल स्लीमैन ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी, अपनी जो जीवनी लिखी, तो उस जीवनी में ठगों का उसने बहुत विस्तार से चर्चा किया। वो बताता है कर्नल स्लीमैन कि ये ठग होते थे, इनका पूरा समूह होता था, 100-125 लोगों का पूरा ग्रुप होता था। और ये क्या करते थे, इन ग्रुप के लोग बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से काम करते थे। इनके कुछ मुखबिर होते थे जो शहर में घूमते रहते थे और सूचना इकट्ठा करते थे। और जैसे ही कोई खबर निकलती थी वो अपने समूह तक पहुंचाते थे। जैसे मान लीजिए कि बनारस से कोई बारात है, उसको कलकत्ते तक जानी है, और मुखबिर को सूचना मिली, मुखबिर तुरंत अपने ग्रुप तक पहुँचता था और बता देता था कि भाई इतने तारीख को बारात आने वाली है। अब वो उसके जो ग्रुप होते थे ठगों का समूह, वो रास्ते में घात लगा के बैठता था, और जैसे वो बारात गुजरती तो उस पर सीधा हमला करता था, पूरा का पूरा काफिला साफ कर देता था। कोई व्यापारिक काफिला हो, पूरी बारात हो, 150 लोगों को, पूरा सबको ये ख़त्म कर देते थे सीधा। और इनकी मुखबिरी इतनी ज़बरदस्त होती थी, इतनी ज़ोरदार होती थी कि इनका सक्सेस रेशियो 100% था। खुद स्लीमैन लिखता है कि अगर ठगों ने घात लगा के कहीं पर अपना विचार बना लिया कि घात लगा लिया, तो वो पूरा सब कुछ समाप्त करके ही हटते थे। और ठगों की एक और ख़ास निशानी होती थी कि ठग कभी भी खून नहीं बहाते थे। खून खराबा ठगों का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और ठगों की जो सबसे बड़ी पहचान होती थी, इनको जो पहचाना जाता था, ये क्या करते थे, जैसे बहुत पुरानी फिल्में आप देखेंगे, 60-70 के दशक की पुरानी फिल्में आप देखें, तो पुरानी फिल्मों में कुछ कैरेक्टर होते थे जो गले में कॉलर के नीचे रुमाल टांग के घूमते थे। जो गले में कॉलर के नीचे रुमाल टांग के घूमते थे, इस तरीके से वो लगा के घूमते थे। तो जो गले में कॉलर के नीचे रुमाल टांग के घूमते थे, अभी भी आप फिल्मों में कभी कभी देखेंगे पुरानी फिल्मों में, तो वैसे कैरेक्टर को अच्छा नहीं माना जाता, गुंडा बदमाश टाइप से बुरा कैरेक्टर माना जाता है जो गले में कॉलर के नीचे रुमाल टांग के घूमते थे। तो ये जो गले में कॉलर के नीचे जो रुमाल का कॉन्सेप्ट था, ये ठगों की निशानी होती थी। वो क्या करते थे, अपने कॉलर के नीचे लाल रंग का बड़ा सा रुमाल रखते थे, रेड हैंकरचीफ, बड़ा रुमाल होता था लाल रंग का। तो रेड हैंकरचीफ बड़ा सा वो अपने साथ रखते थे। और किसी का आपको पता है खून खराबा नहीं करते थे, खून नहीं बहाते थे, सीधे के सीधे लाल रुमाल से गला घोटते थे, गला घोट के हत्या कर देते थे, बिना खून खराबे के काम। लाल रुमाल इसलिए लेते कि नाक मुँह से थोड़ा बहुत निकला खून तो उसको पहुँच पा दिया, तो बिना खून खराबे के काम करते थे। खून बहा नहीं, काम इनका सारा हो गया। और लाश उठा के सीधे गड्ढे में दफन कर देते थे और तुरंत काम होता था। जैसे कंपनी होती है ना काम करते, जैसे मुखबिर का काम है, वो खबर दिया, वो निकल लिया, घात लगाया, लोगों ने हमला किया, जिसको गड्ढा खोदना है वो गड्ढा खोद रहा है, वो कुछ लोग हैं कि लोगों का हाथ बांध रहे हैं, कुछ लोगों का गला घोट रहे हैं, लाश दफन की, सामान लिया और चंपत हो गया। तो ये जो ठगों का समूह था, ये बहुत बड़ा और बहुत व्यवस्थित ढंग से चलता था। उसी को तोड़ा था कर्नल स्लीमैन ने, ठीक है। तो उसी ने दास प्रथा की समाप्ति की, जिससे ठग टूट के बिखर गए। तो ये हमारे भारतीय समाज में उस समय कुछ समस्याएं थीं, जिन समस्याओं पर काम किया बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर कुछ गवर्नर जनरलों ने भी विशेष तौर पर इस पर योगदान दिया। हालांकि हमारे यहाँ समाज सुधार हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन समाज में जितनी कुरीतियाँ थीं, जितनी समस्याएं थीं, उनके हिसाब से ये प्रयास बहुत ही लिमिटेड थे। बहुत ही लिमिटेड का मतलब इन समाज सुधारों का असर हमारी सोसाइटी में 0.01% रहा, 1% भी नहीं रहा, बहुत हल्का। क्योंकि समस्या हमारे समाज में, कुरीतियाँ इतनी जड़ अंदर तक घुस चुकी हैं कि आज भी समाज में इनमें से बहुत सारी समस्याएं हैं। और जिसमें स्पेशली आपको बताया विडो रिमैरिज या शिशुवध, अभी भी भ्रूण हत्या होती, तो अभी भी समस्याएं।
तो समाज सुधार के प्रयास क्योंकि बहुत कम लोगों ने किए, जिनका नाम हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, कुछ लोग समाज सुधार में थे और देश हमारा बहुत बड़ा था। तो जितने समाज सुधार हुए वो प्रयास था। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें इन लोगों की कुछ कमी थी, जो हमारे समाज भाई उनकी जितनी क्षमता थी वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी वो लोग कम थे और सामाजिक समस्याएं उनके सामने बहुत बड़ी थी। फिर भी उन्होंने जो थोड़ी सीमित संसाधनों के साथ गुलामी, अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार की गुलामी थी, सब कुछ के लिए ब्रिटिश सरकार पर डिपेंड होना पड़ता था, इसके बावजूद जो उन्होंने सीमित संसाधनों के साथ प्रयास किए वो सीमित रहे। बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया, लेकिन असर थोड़ा हुआ। अभी भी समाज में स्थिति गड़बड़ महिलाओं की अभी भी है, उस पर अभी भी और सारे समाज सुधारकों को आगे आने और समाज सुधार के प्रयास करने की आवश्यकता अभी भी बनती है। अब ये तो हमारा समाज सुधार था। इसके अलावा जैसे पुनर्जागरण का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो लोअर कास्ट मूवमेंट था, जो ट्राइबल मूवमेंट था, जो जनजातियों का विद्रोह था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मजदूरों का आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इतिहास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इतिहास के बहुत सारे चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। जब तक इतिहास ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।